एपिसोड 6 की शुरुआत एक अनजान कपल के फ्लैशबैक से होती है जो एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और वो ही लड़की सोल सड़क पर चलते हुए अचानक अपने प्यार को किसी दूसरी औरत के साथ सामने से आता हुआ देखती है। सोल से रहा नहीं जाता और पीछे से जाकर उसे धक्का मारती है। बिना कुछ कहे चुपचाप उसे मारती ही रहती है। तभी लड़का उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है बहुत हुआ। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कौन है ये पागल, रुको मैं पुलिस को बुलाती हूँ। पर लड़का उसे ऐसा करने से मना करता है और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर निकल जाता है। उनके जाते ही वो बेचारी फूट फूट के रोने लग जाती है। अगले सीन में सोल यूलिम के मीटिंग रूम में होमिन के सामने बैठी होती है। उसकी चुप्पी को देखकर होमिन कहती है अगर तुम चाहो तो हम थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। पर तभी सोल बोल पड़ती है कि जिससे वो प्यार करती थी उससे ब्रेकअप हो गया। हमने 8 महीने डेट किया था और ब्रेकअप को भी लगभग 3 महीने हुए हैं, पर उसने तो नई गर्लफ्रेंड भी बना ली है। वो उसका सच्चा प्यार था, इसीलिए उसे बहुत तकलीफ हो रही है और अब वो उसे कोर्ट में घसीटना चाहती है। होमिन कहती है देखो मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारा ब्रेकअप होना बेशक बहुत दुख की बात है, पर कानून इसे जुर्म नहीं मानता, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। तभी सोल खड़ी होकर अपने शर्ट के बटन खोलती है और पीठ पर बने घावों के निशान दिखाकर दुख भरी आवाज में कहती है कि उसने मेरे प्यार का ये सिला दिया, ये वजह तो जायज है ना। और होमिन ये देखकर सहम जाती है। अब सोल अस्पताल में जाती है और डॉक्टर बताती है कि उसे अपने जख्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसकी स्किन केलोइडल स्कार बनाती है, तो अगर चोट लगेगी तो निशान उभर जाएगा और फिर वो जख्म धीरे धीरे फैलता जाएगा। छोटे जख्मों की वजह से भी ऐसा हो सकता है, मतलब कि ऐसी चोटें जिनका आम स्किन पे निशान तक नहीं रहता, पर उसकी स्किन काफी सेंसिटिव है, इसीलिए ऐसे निशान बन जाते हैं। सोल पूछती है अगर मैं इलाज करवा लूं जैसे कोई सर्जरी या फिर कुछ और, तो क्या ये पूरी तरह गायब हो जाएंगे? तो डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि इससे हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। सर्जरी के छोटे घावों पर भी केलोइड्स बनने की संभावना है। ये सुनकर सोल घबराते हुए कहती है तो मतलब ये कभी नहीं जाएंगे? दरअसल मैं एक प्रोफेशनल मॉडल हूँ और ये निशान मेरे काम में रुकावट बन रहे हैं। डॉक्टर कहती है मुझे अफसोस है पर इसका कोई इलाज नहीं है। इधर कोतेसोव गुस्सा होकर मिस्टर को के पास आता है और कहता है कि आपने बिना बताए नायोन को मैनेजिंग पार्टनर बना दिया। मिस्टर को कहते हैं गुस्सा थूक दो और बैठ जाओ, पर वो कहता है आपको ये रिटायरमेंट की क्या जरूरत आ पड़ी? आप 5 साल आराम से निकाल सकते थे, फिर सही समय आने पर ये ओहदा मुझे सौंपते थे। तो मिस्टर को कहते तुम्हें सौंप देता, फिर क्या होता? यहाँ कितने लोग हैं जो तुम्हारी बात मानेंगे जैसे मेरी मानते हैं, और तुम्हें किसी डूबते जहाज का कप्तान बनना ही क्यों है? पर कोतेसोव बोलता ही जाता है कि जिसे इतनी मुश्किल से निकाला था उसी को हमारे सर पे लाके बिठा दिया है। मिस्टर को कहते हैं दुनिया बहुत बदल चुकी है, अब लॉ फर्म्स को उनकी काबिलियत के हिसाब से काम मिलता है। उन पुराने मुफ्तखोरों का क्या करोगे जिनमें कोई काबिलियत नहीं है, बस जान पहचान से काम पाते हैं? उन्हें घर बिठा पाओगे? नहीं ना, इसीलिए हमें बस थोड़ा पीछे हटके बड़े खिलाड़ियों को वो काम करते देखना है जो हम नहीं करना चाहते, और जब हमारा काम पूरा हो जाए तो उन्हें इज्जत से हटाकर उनके बनाए माहौल में शान से बैठकर वही करना है जो करते आए हैं। ये सुनकर कोतेसोव कहता है पर हमें नायोन और युन को हल्के में नहीं आंकना चाहिए। तो मिस्टर को कहते हैं हल्के में ले कौन रहा है? मैंने तो उनके हाथ में झाड़ू थमाई है। कोतेसोव पूछता है पर काम निकल जाने के बाद उन्हें साइड कैसे करेंगे? तो मिस्टर को कहते हैं जानते हो वो सबसे पहले उनको निशाना बनाएंगे जो पैसे तो लेते हैं पर काम नहीं लाते। फिर ऐसे आदमी का साथ कौन देगा जिसके हाथ में तलवार हो? मतलब कि खुद मैनेजिंग पार्टनर से उन्हें हटाने के लिए अर्जी लगाएंगे और हमें कुछ भी नहीं करना होगा। इधर लिटिगेशन टीम की मीटिंग में होमिन सोल वाले केस के बारे में बता रही होती है। लीजिन कहता है तो तुम्हारा मतलब है कि वो आदमी सैडिस्ट है, यानी कि संबंध बनाते समय उसे अपनी पार्टनर को दर्द और पीड़ा में देखकर सुकून मिलता है। होमिन कहती है हाँ, बदकिस्मती से मिस सोल की स्किन सेंसिटिव होने की वजह से केलोइडल स्कार होने का खतरा बना रहता है। वैसे इरोटिक संबंध से किसी आम स्किन पर ऐसे निशान नहीं बनते, पर उसकी स्किन पर गहरे निशान बन गए हैं जो धीरे धीरे फैलते हुए काफी भद्दे दिखने लगे हैं, और बेचारी का घर भी मॉडलिंग पर चलता है। लेजिन कहता है ये तो बहुत गलत हुआ। तभी हेयोन कहता है पर अगर क्लाइंट ने सैडिस्टिक एक्ट के लिए सहमति नहीं दी होगी तो हम मारपीट का दावा कर सकते हैं। और होमिन बताती है कि उसने ये भी पूछा था पर क्लाइंट ने बताया कि लड़के ने संबंध बनाने से पहले एक ऑफिशियल कंसेंट फॉर्म पर साइन करवाया था। जोई कहती है शराब का क्या? अगर उसने नशे में साइन किया हो तो हम ये दावा कर सकते हैं कि उसने पूरे होश में सहमति नहीं दी थी। और होमिन बताती है कि उसने ये भी पूछ कर देखा पर क्लाइंट ने बताया कि वो शराब नहीं पीती। यून कहता है अगर इसे जुर्म साबित करना है तो वो कंसेंट ही वैलिड नहीं था, ऐसा बोलना पड़ेगा। ओसांग को यून की बात समझ नहीं आती और ली जिन समझाता है कि हमें ये साबित करना होगा कि मिस सोल ने वो सहमति पूरे होशो हवास में नहीं दी थी, तो फिर कंसेंट अपने आप ही इनवैलिड हो जाएगा। तभी होमिन को सोचने की बात बोल पड़ती है कि माना उसने कंसेंट पर साइन किए थे, पर एक बात का मुद्दा हम बना सकते हैं, क्यों ना हम कोर्ट में ये बोल दें कि मिस सोल उसके प्यार में थी तो उसके फैसले लेने की क्षमता कमजोर पड़ गई थी। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ओसांग कहता है मैंने तो इससे मजेदार बात आज तक नहीं सुनी, और होमिन रुकने का नाम ही नहीं लेती।
वो कहती है जरा ध्यान से सोचो, जब कोई प्यार में पड़ता है तो उसकी सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है। सर्दी में तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहेगी अगर मुझसे प्यार करते हो तो समंदर में कूद जाओ, तो कुछ लोग शायद कूद भी जाएंगे। सर्दी के मौसम में समंदर में कूदना जब आप ठंड से कांप रहे हो, मेरे हिसाब से तो ये समझदारी वाली बात नहीं है। तभी हेयोन कहता है क्या बताऊं, हाई स्कूल में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, तुम्हारी बात सुनता हूँ तो लगता है वो थोड़ी सिडिस्टिक थी। पता है एक दिन वो गम चबा रही थी जिसमें बहुत सारा जूस था और उसे वो निगलना नहीं था, तो उसने वो एक कप में थूक दिया। और पता है उसने क्या बोला, अगर मुझसे प्यार करते हो तो इसे पी कर दिखाओ। ओसांग हैरान होते हुए पूछता है फिर तुमने क्या किया? तो हेयोन कहता है क्या करता, पी गया। अब सोचता हूँ तो उल्टी आती है, पर तब प्यार में अंधा हो गया था। तभी होमिन कहती है कि प्यार आपके सोचने समझने की ताकत को इतना कम कर देता है कि आप सही फैसला नहीं कर पाते हो। इसलिए कमजोर पलों में दी गई सहमति को कानूनी तौर पर सही नहीं माना जाएगा, यानी इसे हमला माना जा सकता है। ये सुनकर लीजिन कहता है ये तर्क थोड़ा अजीब तो है, पर हाँ ये किसी हद तक समझ में तो आ रहा है। तभी वो यून की तरफ देखता है और कहता है अरे नहीं नहीं, क्या इस बेतुके तर्क की बात कर रही हो? और यून कहता है हमले को साबित करने के लिए हमें ऐसे हालात खोजने होंगे जो सहमति को खारिज कर दे। फिलहाल अटर्नी होमिन के तर्क पे विचार करना ही इकलौता रास्ता है। लीजिन कहता है क्यों ना हम इस केस को ही छोड़ दें, पहले से इतना काम है कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, तो ऐसे मामूली केस को लेने की क्या जरूरत है, क्यों लेना है? और यून कहता है क्योंकि ये केस थोड़ा अलग है, ऐसे केसों की सुनवाई से कोर्ट में नए तरीकों से समझाने का मौका मिलता है और इस तरह कानून की क्षमता बढ़ती है, जिससे जनता का कानून में विश्वास बढ़ता है। और जब कोई समस्या आती है तो वो अकेले लड़ने के बजाय कानून पर भरोसा करते हैं, जिसका समाज पर काफी अच्छा असर पड़ता है। वहीं इधर अटर्नी योन किसी सोच में डूबी हुई थी। दरअसल वो उस पल के बारे में सोच रही थी जब एक क्लाइंट उसे मिलने आई थी और उसने मिस्टर किम को बाहर भेज दिया था ताकि वो उससे अकेले में बात कर सके। असल में वो क्लाइंट उसकी बहन थी जो अपने पति से डिवोर्स लेने के सिलसिले में लो फर्म आई थी। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उसकी बहन का पति पहले अटर्नी योन का पति था, जिसने योन को शायद उसी की बहन के चक्कर में छोड़ दिया होगा। इस बात को लेकर अटर्नी योन काफी गुस्सा थी और इन दोनों के बीच में कहासुनी भी हो जाती है। अब कहानी अटर्नी योन के फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ बहुत सारा खाना उसके सामने रखा है और वो है कि मजे से खा रही होती है। तभी उसका हस्बैंड और सासू माँ आती है। गेट की आवाज सुनते ही वो घबरा जाती है, सब कुछ समेटने लगती है। उसकी सास कहती है देखो इसे, तभी तो इतना फैलती जा रही है, और चिल्लाते हुए कहती है खाना बंद कर वरना फट जाएगी एक दिन। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा बेटा घर नहीं आता। पहले प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर मेरे भोले बेटे को अपने जाल में फंसा लिया, फिर उसकी जिंदगी नरक बना दी। योन बेचारी चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। तभी उसकी बेटी आ जाती है और उसकी सास चुप हो जाती है। शाम को ही उसका पति डिवोर्स के पेपर साइन करने के लिए कहता है, पर वो मना करती है। तो वार्निंग देते हुए कहता है ये मत सोचना कि साइन नहीं किया तो उसे लाऊंगा नहीं। योन गिड़गिड़ाती है कि मैं बदल जाऊंगी, प्लीज मुझे तलाक मत दो, कम से कम हमारी बच्ची सुयोन के खातिर तो मान जाओ। तभी सुयोन आकर कहती है मेरा बहाना मत बनाओ, तलाक लेना है तो ले लो, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम चली जाओ। ये सुनकर तो योन के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ लीजिन आकर उसे पूछता है क्या हुआ, सब ठीक तो है? योन कहती है हाँ सब ठीक है, बोलो क्या काम है? तो कहता है वो नायोन की सेरेमनी है ना, तो सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है, और वो उसके साथ चली जाती है। नई मैनेजिंग पार्टनर मिस नायोन अपने स्पीच में साफ साफ कहती है कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं चलेगा, हमें यूलिम को ऊंचाइयों तक लेकर जाना है और मुफ्तखोरी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। स्पीच के बाद वो यून के साथ अपने ऑफिस में जा रही होती है कि कोतिसोप मिल जाता है, जो पूछता है कि वापस आके कैसा लगा मिस नायोन? और नायोन कहती है तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मिस्टर को, और ये आसान में जल्दी चुका दूंगी। कोतिसोप कहता है मुझे इसका इंतजार रहेगा और चला जाता है। उसके जाते ही नायोन बताती है कि सिर्फ मुझे बाहर निकालने के लिए इन लोगों ने अच्छी खासी कंपनी को बर्बाद कर दिया, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। यून कहता है उन्हें शुरुआत करने दो, हमें पहले यूलिम को बचाना होगा। और नायोन कहती है हाँ बिल्कुल। अगले दिन सोल को मीटिंग के लिए बुलाकर पूछताछ करते हैं। ओमिन कहती है जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है तो संबंध बनाने के लिए मना क्यों नहीं किया? सोल बताती है कि पहले उसने मना किया था, लेकिन लड़के ने कहा कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, तो वो उससे अलग भी हो गई। पर उसकी बहुत याद आई और एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि सोल ने उसे खुद ही कॉल कर लिया, लेकिन लड़के ने पेचअप करने से मना कर दिया। फिर सोल पागलों की तरह 1 महीने तक उसे कॉल करती रही, उसके घर भी गई, दिल खोल के रोई और तमाशा किया। तकरीबन 1 महीना और ऐसे ही बीत गया। फिर एक दिन लड़के ने उसे खुद कॉल किया और दोनों फिर से साथ में रहने लगे। उस वक्त सोल को ऐसे लगा जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। ओमिन पूछती है तो क्या उसने फिर से सिडेक्टिव संबंध बनाने की मांग की? सोल हाँ में जवाब देते हुए बताती है कि उसका बचपन से ही मॉडल बनने का सपना था, इसीलिए हमेशा खुद का ध्यान रखा, यहाँ तक कि पेपर कट से भी बचकर रहती थी। ओमिन पूछती है ये सब जानते हुए भी तुम मान कैसे गई? तो सोल कहती है शायद आपको अजीब लगे, पर उस समय वो खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि उसके वापस छोड़कर जाने के ख्याल से उसे ऐसा लगता था जैसे वो मर जाएगी।
जून कहता है मैं समझ सकता हूँ, पर जैसा होमिन ने कहा हमारा इस केस में जीतने का चांस बहुत कम है और आगे बढ़ने के लिए हमें आपको एक पीड़ित बनाकर पेश करना होगा, एक ऐसी लड़की जो कमजोर है और सही गलत का फैसला नहीं कर सकती और इसमें आपको तकलीफ भी हो सकती है। तो सोल पूछती है क्या आप भी मुझे कमजोर समझते हैं? जून कहता है माफ कीजिए, लेकिन आपकी कहानी सुनकर तो मुझे ऐसा ही लगता है, शायद प्यार ने आपको कमजोर बना दिया मिस सोल। यही वजह है कि आपकी डिसीजन लेने की काबिलियत कमजोर हो चुकी है और ऐसा सबके साथ होता है। बदकिस्मती से आप किसी ऐसे से मिली जिसने इसका फायदा उठाया। सोल कहती है आप कहना क्या चाहते हैं कि ऐसा कभी किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी? तो जून कहता है हाँ बिल्कुल, प्यार जितना गहरा होगा कमजोरी उतनी ही बढ़ती जाएगी, प्यार के सामने हम सभी कमजोर हो जाते हैं। रात में होमिन अपने दोस्तों के साथ बार में बैठी होती है, तभी जियून एक लड़के को देखकर हैरान होते हुए कहती है देखो ना कितना हैंडसम है वो, काश के इतनी भीड़ ना होती। सियोला कहती है आगे बढ़ो और सबको धूल चटा दो, और जियून कहती है तुम भी ना यार, ऐसे लड़कों के नखरे बहुत होते हैं। सियोला कहती है हाँ सही कहा, पर लगता है वो तुम्हारे नहीं होमिन के टाइप का है, और होमिन है कि मजे से बिस्किट खाते हुए इनकी बातें सुन रही थी। सियोला कहती है देख उसको, वो तुम्हारे टाइप का है ना? तो होमिन नजर घुमा के देखती है और कहती है बिल्कुल नहीं, फिर वापस मजे से बिस्किट खाने लग जाती है। अब वो काउंटर से ड्रिंक लेके जैसे ही घूमती है तो उसी लड़के से टकरा जाती है। लड़का कहता है सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी ड्रिंक गिर गई, रुको मैं दूसरी ऑर्डर कर देता हूँ। होमिन कहती है नहीं कोई बात नहीं, गलती मेरी थी, पर वो नहीं मानता और वैसे ही दूसरी ड्रिंक ऑर्डर करके उसके पीछे पीछे टेबल तक चला आता है। जियून हैरान होते हुए कहती है ये मैं क्या देख रही हूँ? सियोला और जियून होमिन को घूर घूर के देखती है तो वो बताती है कि दरअसल उसने ड्रिंक गिरा दी थी तो इन्होंने कहा कि फिर से ना गिर जाए तो इसलिए छोड़ने आ गए। सियोला एक्साइटेड होते हुए कहती है तुम्हारा शुक्रिया, थोड़ी देर हमारे साथ बैठो ना, और वो थोड़ा चौंकते हुए कहता है ठीक है और बैठ जाता है। होमिन चुपचाप धीरे से पीने के लिए ड्रिंक उठाती है तो उसे देखकर बाकी सब भी पीने लग जाते हैं। थोड़ी देर पीने के बाद ये एक दूसरे से काफी खुल गए थे। तभी सियोला कहती है अच्छा ये बताओ तुम काम क्या करते हो? तो लड़का बताता है कि वो किसी मोबाइल गेम बनाने वाली कंपनी का सीईओ है। सियोला पूछती है कहीं तुम किसी टॉप कंपनी के सीईओ तो नहीं हो? तो पूछता है टॉप पर कौन सी कंपनी है? सियोला कहती है मार्वल सॉफ्ट होराइजन लूमा एंटरटेनमेंट। तो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी कंपनी का नाम सबसे पहले लिया क्योंकि मार्वल सॉफ्ट मेरी कंपनी है। ये सुनकर होमिन थोड़ी परेशान होकर पूछती है आपका नाम क्या है? तो वो कहता है मेरा नाम जंगान सियोक है। तभी होमिन को याद आता है कि सोल ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम सियोक बताया था जो मार्वल सॉफ्ट कंपनी का सीईओ है, मतलब कि ये वही लड़का है। अब सियोक पूछता है क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ? तो सियोला बताती है कि वो एक डॉक्टर है और जियोन की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि ये एक सॉन्ग राइटर है। सियोक थोड़ा एक्साइटेड होते हुए पूछता है तो कौन कौन से गाने लिखे हैं आपने? और जियोन कहती है ऐसा कोई नहीं जो फेमस हुआ हो। तभी सियोला कहती है चलो अब झूठ मत बोलो, कई फेमस गाने लिखे हैं तुमने। अब सियोक होमिन के बारे में पूछता है तो सियोला बताती है कि ये एक वकील है, और सियोक कहता है कोई तुम्हें देखकर कह नहीं सकता कि तुम वकील हो, हाँ तुम्हारा ओरा जरूर वकीलों वाला है। होमिन कहती है अभी कुछ महीने पहले ही प्रैक्टिस शुरू की है, पर ओरा के बारे में तो कह नहीं सकते। सियोक उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है खुले बाल तुम पर ज्यादा सूट करेंगे और मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता, फिर खुद ही उसके बाल खोल देता है। सियोला और जियून ये देखकर हंस रही थी, वहीं होमिन को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। अब यून और मिस्टर जी जो कि एंटी ट्रस्ट डिपार्टमेंट का हेड था दोनों नायोन के ऑफिस में जाते हैं। मिस्टर जी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहता है पिछले 5 सालों में सेल्स या परफॉर्मेंस के आधार पर जिन्हें चुना गया है ये उनकी लिस्ट है। यून कहता है हमें परफॉर्मेंस बोनस सिस्टम को बदलना होगा। नायोन कहती है बिल्कुल, अगर नौकरी और कम सैलरी में से किसी को चुनना हो तो वो कम सैलरी को ही चुनेंगे। यून कहता है जिन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए वो ये लोग नहीं है, वो तो कोई और ही है। अब नायोन मिस्टर किम के ऑफिस में जाती है और किम कहते हैं तो तुम जानना चाहती हो कि मिस्टर को ने उसे मैनेजिंग पार्टनर क्यों बनाया जिसे इस कंपनी से बाहर निकाल दिया था? और नायोन हाँ में जवाब देती है। किम कहते हैं मेरे हिसाब से तुम्हें इसलिए वापस लाए होंगे क्योंकि उन्हें लगता होगा कि तुम सिस्टम को बदल दोगी। वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ते, बस पीछे खड़े होकर देखते रहते हैं। नायोन कहती है पर आपको नहीं लगता ये थोड़ा रिस्की है? मेरी जगह कोई ऐसा होना चाहिए जो बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। किम कहते हैं देखो ऐसा इंसान सिस्टम को बदल नहीं सकता, बस सिस्टम को अपने अंदर ढाल लेता है, और मेरी नजर में तुम तलवार नहीं तलवारबाज हो जो केवल अपनी मर्जी से तलवार को चलाता है, इसलिए तुम बस वो करो जिसमें तुम माहिर हो। और नायोन हंसते हुए कहती है तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वहीं इधर ली एंड सीओ में हान कहता है उनका तर्क ये है कि कंसेंट वैलिड नहीं थी तो इसे हमला माना जाएगा। सियोक पूछता है क्या इसका जवाब देना जरूरी है? तो हान कहता है देखो इस केस में हारने के चांसेस तो बहुत कम है, पर इस केस से पब्लिक में काफी हंगामा हो सकता है। सियोक कहता है मैं नहीं चाहता इसकी वजह से लोग मेरी जिंदगी के बारे में तरह तरह की बातें करें। हान कहता है ठीक है, हम उनके वकील से मिलकर बात करेंगे और मामले को कोर्ट से ही बाहर खत्म करने की कोशिश करेंगे। सियोक कहता है हाँ ये सही होगा, सच कहूँ तो मैं शर्मिंदा हूँ कि अपना निजी मामला लेके आपके पास आ गया। हान कहता है इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है, मेरे लिए मार्वल सॉफ्ट और आप एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, इससे
कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है, तो मामला जो भी हो देख लेंगे। तभी हान वादी का वकील कौन है पूछता है तो उसका लॉयर बताता है कि वादी का वकील यूलियम के मिस्टर यून सो कुन और कांगोमिन है। होमिन का नाम सुनते ही सियोक चौंकते हुए पूछता है, तुमने अभी कांगोमिन का नाम लिया क्या? वकील हाँ में जवाब देता है तो उससे कंप्लेंट लेकर पढ़ता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है मजा आएगा। उसे देखकर हान भी थोड़ा हैरान था। अब शाम को लिटिगेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग चल रही थी। यून बार बार होमिन को आवाज लगाता है पर उसका ध्यान कहीं और ही था। हेयोन इशारा करता है तो उसे पता चलता है और जल्दी से कहती है जी सर। यून पूछता है वो सोल वाले केस का अपडेट, तो कहती है सब ओके है। यून कहता है तो मीटिंग यहीं खत्म करते हैं और जाने लगता है, पर हेयोन उसे रोकते हुए कहता है सर एक मिनट, मैं हमारी टीम की दूसरी टीम से तुलना नहीं कर रहा, पर एंटी ट्रस्ट और फाइनेंशियल टीम ने 3-3 बार बाहर जाके डिनर कर लिए हैं, तो हमारी टीम कभी ऐसे डिनर पर जा पाएगी? ये सुनकर यून अपना कार्ड निकाल कर देते हुए कहता है आज तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरा कार्ड ले जाओ। लीजिन कहता है पर आपके बिना डिनर का मजा नहीं आएगा, तो यून कहता है अगर जल्दी फ्री हो गया तो आ जाऊंगा। लीजिन पूछता है कार्ड की कोई लिमिट है क्या? तो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, और चला जाता है। उसके जाते ही ये लोग खुशी के मारे झूम उठते हैं। अब रात में यून जब काम कर रहा होता है तो उसके पास 7.5 लाख वोन की पेमेंट का टेक्स्ट आता है। थोड़ी देर बाद एक एक करके इससे बहुत सारे टेक्स्ट आते ही जाते हैं। जब उसका काम खत्म हो जाता है तो ड्राइवर को कॉल करके बुलाता है और कार में बैठकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसके पास होमिन का टेक्स्ट आता है कि आप कब आ रहे हो, और एक ही टेक्स्ट मैसेज को बार बार भेजती ही जाती है। स्पेलिंग मिस्टेक को देखकर समझ जाता है और खुद से ही कहता है इतनी कौन पीता है। फिर ड्राइवर को पूछता है सुनिए मिस्टर हाँ की ये बियर पब पास में ही है क्या? ड्राइवर कहता है हाँ यहाँ से बस थोड़ी दूर है। तो कहता है वहाँ पे रोक देना। इधर ये चारों इतनी पी रखे थे कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, और होमिन तो वो एक ही डीएम अभी तक यून को भेज रही थी। फिर वो कहती है तो चलो दोस्तों अब मैं घर जा रही हूँ, और सबको बाय बोल के लड़खड़ाते हुए सामने आकर रुकी एक गाड़ी को देखकर ड्राइवर जी कहते हुए उसके पास जाती है। फिर विंडो से अंदर झांकने की कोशिश करती है। तभी यून अपना विंडो डाउन करके कहता है तुम्हें टैक्सी चाहिए क्या? तो शॉक्ड होते हुए कहती है मिस्टर यून सो कुन कितनी देर लगा दिया आपने, वो लोग तो बेचारे वेट करते करते वहीं पे सो गए। यून कहता है हाँ समझ गया मैं, चलो अंदर बैठो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो धीमी आवाज में कहती है बहुत गंदे हो आप, और फिर अंदर बैठते हुए टकरा भी जाती है। यून उसे पीने के लिए पानी देता है, फिर रुमाल देते हुए कहता है ये लो अपना चेहरा साफ कर लो, और वो है कि रुमाल को देखते ही हंसने लग जाती है और कहती है ये तो आपने तीसरा रुमाल दे दिया मुझे, पता नहीं कौन सा परफ्यूम लगाते हैं इतनी अच्छी खुशबू आती है। फिर रुमाल को सूंघ सूंघ के चेक भी करती है। यून उसकी हालत को देखकर ड्राइवर से कहता है कोई मेडिकल स्टोर दिखे तो रोक देना। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो अचानक चौंकते हुए बैठ जाती है। तभी रुमाल को देखती है तो याद आता है कि कल रात वो घर कैसे पहुंची। यून ने उसे मेडिसिन खरीद के भी खिलाई थी और उसी ने घर पे छोड़ा था। उसे बहुत ऑकवर्ड फील होता है और कंबल में घुसकर चिल्लाती है ये तूने क्या कर दिया कांगोमिन। वहीं इधर लीजिन की आंख खुलती है और उसका सर काफी दुख रहा था, पर इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि उसे पता ही नहीं था कि वो है कहाँ पर। पास में पड़ी एक फोटो में अनजान औरत को देखकर वो और ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो देखता है कि उसने तो कपड़े भी नहीं पहन रखे और जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज से अटर्नी योन आकर पूछती है क्या हुआ, तो चौंकते हुए कहता है अरे आप यहाँ पे कैसे? अटर्नी योन कहती है पूरी रात मेरी नींद हराम कर दी और सुबह अब ये नाटक कर रहे हो, वहाँ पर कपड़े रखे हैं जल्दी से उठकर नहा लो। तो वो उठकर नहाने जाता है और तैयार होकर लिविंग एरिया में चला आता है जहाँ पर योन एक्सरसाइज कर रही थी, और उसे ऐसे देखता है जैसे कई सालों से देखा ही ना हो। योन हैरान होते हुए पूछती है अब ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर उसके पास आकर डांटते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस पवित्र रिश्ते को बिगाड़ने की? तो कहता है क्या करता, आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। फिर वो उसे नाश्ता करने का बोल के खुद नहाने चली जाती है और लीजिन मजे से नाश्ता करता है। थोड़ी देर में वो तैयार होके वापस आती है तो लीजिन पूछता है मेरे साथ कल रात में हुआ क्या था? तो योन उस पर गुस्सा करते हुए बताती है कि कल रात तुमने कॉल पे कॉल किए तो मुझे वहाँ पर आना पड़ा, पर तुम तो नशे में धुत थे। और ये बताओ तुमने अपने घर का पासवर्ड क्यों बदला, और बदला ही था तो मुझे क्यों नहीं बताया? लीजिन माफी मांगते हुए कहता है आप हमेशा मुझे अपने घर पे छोड़ती है, आज मैं पहली बार आपके घर आया हूँ। फिर पूछता है वो रूम में जो फोटो लगी है उसमें थोड़ी हेल्दी सी दिखने वाली औरत कौन है? तो योन कहती है वो मैं हूँ, आज से 7 साल पहले जब मैं 35 की थी। तो लीजिन हंसते हुए कहता है आपको देखकर उम्र का पता ही नहीं चलता, जवान लगती हो। फिर पूछता है उस दिन जो औरत ऑफिस में आई थी और आपने उसका डिवोर्स वाला केस लेने से मना कर दिया था वो कौन थी? तो कहती है मेरे हस्बैंड की रखेल थी, और लीजिन का खाया पिया निकल जाता है। योन उसे संभालती है तो वो कहता है इतना जोर का झटका लगा कि दिल सीने से बाहर ही आ जाएगा। योन कहती है किस बात का झटका लगा, कि मैं डिवोर्सी हूँ या मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया या फिर उसकी रखेल मुझसे ऑफिस में मिलने आ गई? तो कहता है तीनों से, लेकिन सबसे ज्यादा झटका जिससे लगा वो ये है कि आप शादीशुदा थी। योन कहती है अच्छा मेरी एक बच्ची भी है 20 साल की, और ये सुनकर तो उसकी आत्मा ही बाहर निकल जाती है। तो योन पूछती है क्या हुआ,
आप प्यार हो गया क्या मुझसे? तो कुछ सोचने के बाद कहता है आप मेरी टांग खींच रही हो ना? और योन कहती है बिल्कुल नहीं। तो कहता है तो ये सब सच था? और योन हाँ में जवाब देती है। लीजिन कहता है हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं और आपने कभी कुछ भी नहीं बताया। मुझे तो लगा था कि मैं आपके बारे में आपसे भी ज्यादा जानता हूँ। तो कहती है हाँ सही कहा, पर मेरे अतीत के बारे में नहीं जानते। अब वो उसे सब कुछ जानना चाहता है, पर ऑफिस का टाइम हो गया था और दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दोपहर में यून अपनी टीम के साथ ली एंड सीओ में मीटिंग के लिए जाता है। हान फाइल को पढ़ते हुए कहता है अच्छा तो वो अपनी मोहब्बत के चलते समझदारी खो बैठी, ये तो बेतु की बात है। तभी सियोक भी चला आता है और हान कहता है कहीं आप मुकदमे का बहाना बनाकर मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? यून कहता है जुबान संभाल कर, जानते हो ना मेरे क्लाइंट ने तुम्हारे क्लाइंट के कुछ पल के मजे के लिए बहुत बड़ा नुकसान झेला है। तभी सियोक बोल पड़ता है कि मुझे इस मामले को यहीं पर खत्म करना है। तो क्या चाहती है वो? यून कहता है कानूनी सजा और नुकसान का हट जाना। ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है मुझे मिस कांगोमिन से अकेले में बात करनी है। यून पूछता है क्या बात करनी है? तो कहता है वो मैं सिर्फ कांगोमिन को ही बताऊंगा। ये सुनते ही यून और लीजिन के चेहरे की तो हवाइयां उड़ जाती है। सब लोग बाहर खड़े होकर वेट करते हैं और सियोक मीटिंग रूम में होमिन से बात करता है। थोड़ी देर में बाहर आके हान से कहता है बात हो गई है, काम बन सकता है। वहीं होमिन काफी परेशान दिख रही थी। लीजिन पूछता है क्या हुआ, पर इससे पहले कि वो कुछ बता पाती सियोक उसे आवाज लगा के उसी की तरफ बढ़ता है और उसके बाल खोल के कहता है बाल खुले रखा करो, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बोली थी ना। ये सुनकर यून और लीजिन होमिन की तरफ घूर घूर के देखते हैं। अब लिफ्ट में तीनों चुपचाप खड़े होते हैं। तभी लीजिन हिचकिचाते हुए पूछता है तुम मिस्टर सियोक को पहले से जानती हो क्या? और होमिन कहती है अभी हाल ही में एक बार में मिली थी, मैंने सोचा कि इसमें कोई मदद मिल जाएगी तो थोड़ी बातचीत कर ली। तभी यून बोल पड़ता है तुम्हें वकीलों के मॉरल कोड का पता है ना, फिर खुद को तीसरे दर्जे की वकील क्यों बना रही हो? और होमिन चौंकते हुए कहती है तीसरे दर्जे की मतलब? तो कहता है विरोधी पक्ष से किसी भी तरह की नजदीकी बनाना वकील की मर्यादा के खिलाफ है। होमिन कहती है कैसी नजदीकी, ऐसा कुछ नहीं था। तो कहता है फिर थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? होमिन गुस्सा होते हुए कहती है मैंने कहा ना कुछ नहीं था, और आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप हर नियम मानते हो। तभी लीजिन उसे चुप करा देता है और यून कहता है बोला था ना बदतमीजी मत करना। और होमिन बेचारी दुखी हो जाती है। रात में हान होमिन को कॉल करके सवाल पे सवाल करता है कि सियोक का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, वो आदमी तुम्हारे साथ वो सब क्यों कर रहा था और तुमने उसे हाथ क्यों लगाने दिया? होमिन कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे तुममें कोई दिलचस्पी नहीं है और कॉल काट देती है। होमिन रात में घर जाते समय सियोक के साथ हुई मीटिंग को याद करती है जिसमें सियोक कहता है तुमने उस दिन कुछ कहा क्यों नहीं, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि तुम उसकी वकील हो, मैं तो तुमसे ऐसे ही बातें कर रहा था और बातें करके मजा भी आया। होमिन कहती है मैं उस दिन के लिए माफी चाहती हूँ, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सियोक कहता है चिंता मत करो, मैं इसका मुद्दा नहीं बनाऊंगा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तो होमिन कहती है मामले को और ज्यादा मत उलझाओ। सियोक कहता है फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं इस मामले को खत्म करना चाहता हूं ताकि हमारे बीच कोई अड़चन न आए। फिर वो ब्लैंक चेक निकाल कर देते हुए कहता है अमाउंट खुद भर लेना। होमिन कहती है क्यों ना इसे तुम खुद मिस सोल को जाकर दे दो। तो कहता है मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं, मैंने तो ये सब तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर होमिन गुस्सा होते हुए कहती है अपनी हदों में रहो मिस्टर सियोक। तो कहता है उसको बोलना जितना चाहे उतना पैसा भर ले और कॉन्ट्रैक्ट साइन करे कि वो चुप रहेगी, और अब भी वो नहीं मानी तो मैं फुटेज दुनिया के सामने रख दूंगा, फिर सही और गलत का फैसला कोर्ट करेगा। होमिन चौंकते हुए पूछती है कौन सी फुटेज? तो हैरान होते हुए कहता है लगता है सोल ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई, मेरे पास एक फुटेज है और वो उसी की सहमति से ली गई थी। यह सुनते ही होमिन काफी परेशान हो जाती है। अब वो फिर से ऑफिस जाकर अटर्नी यून को पूरी बात बताती है और कहती है समझ में नहीं आ रहा क्लाइंट को क्या बताऊं और क्या नहीं, मुझसे लापरवाही हो गई, मुझे अफसोस है। यून कहता है देखो मिस कांगोमिन तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें टीम में क्यों लिया होगा? तो कहती है क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ या फिर मैंने टॉप किया था। यून कहता है बिल्कुल नहीं, असली वजह ये है क्योंकि तुम मुकदमों की असलियत को समझती हो और मुझे नहीं लगता सोल ने हट जाने के लिए केस किया होगा। ये दिल का मामला है, वो कोर्ट के जरिए अपने दर्द को कम करना चाहती है। उस बिचारी का ब्रेकअप एक तरफा था और कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरफा है, तो एक काम करो उस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों साइड के लिए बनाओ ताकि सियोक कभी वीडियो की वजह से उसका फायदा न उठा सके, और यही सही होगा। अगले दिन होमिन सोल से पूछती है क्या सच में तुमने वीडियो बनाने के लिए हाँ कहा था? तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। होमिन कहती है हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि सियोक से तुम्हारी सेफ्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकते हैं, और तुम्हें हट जाना कितना चाहिए? तो कहती है जितना खर्च हुआ बस वो ही चाहिए, मेडिकल बिल्स और कानूनी फीस। मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया था, पर अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने ये सब किया ही क्यों था। अब आगे ली एंड सियोक के मीटिंग रूम में दोनों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते हैं। जैसे ही सियोक जाने लगता है तो सोल कहती है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। यह सुनकर सब लोग चले जाते हैं। सोल कहती है भले ही अब तुम्हारे जज्बात मेरे लिए बदल गए, पर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया था क्योंकि मैं इतनी काबिल हूँ कि तुम्हारे जैसे इंसान को भी मुझसे प्यार हो गया। और हंसते मुस्कुराते उठकर यहाँ से चली जाती है। सियोक भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। होमिन यहाँ से निकलकर ऑफिस जा रही थी और तभी सियोक
खाकर कहता है ऑफिस जा रही हो तो मैं छोड़ देता हूँ। तो होमिन कहती है मुझसे दूर रहो, तुम मेरे टाइप के लड़के बिल्कुल नहीं हो। तभी उसके पास एक टेक्स्ट आता है और वो चली जाती है। इधर यून अपने घर में उस डब्बे को खोलता है जिसमें उसकी एक्स वाइफ ने परफ्यूम भेजे थे और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ यून अपनी एक्स वाइफ से कह रहा होता है कि ठीक है हम तलाक ले लेते हैं, पर हफ्ते में एक बार हेस मेरे साथ रहेगा और मेरे परफ्यूम और साबुन बनाती रहना। उसकी वाइफ कहती है ठीक है, कोशिश करूंगी कि तुम्हें उनकी कोई कमी ना रहे। कहानी प्रेजेंट में आती है और यून गुस्से में वो डब्बा उठा के कचरे में फेंक देता है, पर उसका मन नहीं मानता और फिर से उठा के घर में जाने लगता है। पर तभी डोर पे कोई बेल बजाता है। यून डब्बा वहीं रख के जाकर दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एक लड़की थी जो काफी परेशान लग रही थी और उसकी आंखें भी नम थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।